Hello everyone, welcome to our new class. So today we will start a new chapter and we will start a new book. As I said before that we will learn a first chapter about Indian politics, and now we will shift towards the contemporary world politics. कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसको स्टार्ट करने से पहले, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड है ना, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. लाइक जैसे कि चैप्टर से पता चल रहा है दैट इज़ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. बाइपोलैरिटी मीन्स टू कंट्रीज, राइट. बाइपोलैरिटी जहाँ आप पे आता है टू कंट्रीज़ का जो कंसेप्ट हमारे को देखने को मिलता है, ठीक है. एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जब मैं बात कर रहा हूँ बाइपोलैरिटी के कंसेप्ट की, तो यहाँ पर आप हमको दो कंट्रीज देखने को मिलती हैं. वन इज़ यूएसए एंड अनदर वन इज़ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. तो सवाल ये उठता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइपोलैरिटी आई कैसे, है ना. तो उस चीज़ को जानने के लिए ही कहीं ना कहीं हमारे को उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. और वो बैकग्राउंड जो कि चैप्टर हमारा एक्चुअली में डिलीट हो गया है, जो शायद इम्पॉर्टेंट है और वो डिलीट नहीं होना चाहिए था बट डिलीट हो गया. खैर क्या कर सकते हैं, बट उस चैप्टर को जानने के लिए हमारे को जो पढ़ना पड़ेगा दैट इज़ द कोल्ड वार एरा, राइट. उसको जानने के लिए हमको क्या पढ़ने का, दैट इज़ द कोल्ड वार एरा. कुछ नहीं है, बस एक इंट्रोडक्शन क्लास है. थोड़ा सा जानना जरूरी होगा हमारे को कि हमको इसमें क्या देखना है, क्योंकि पूरी जो हमारी बुक है कहीं ना कहीं उसको समझने के लिए हमारे को बैकग्राउंड कि वो चीज़ स्टार्ट क्यों हुई उसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से आज की क्लास, द कोल्ड वार एरा, जिसके बारे में हम जानेंगे, राइट. सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार. सबसे पहले अगर आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वार की जब मैं बात करता हूँ कि जो बाइपोलैरिटी है ये आई कहाँ से, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 जो कि हुआ था आपका 39 से 45 के बीच में, ठीक है. दो ग्रुप्स थे, एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स. एक्सिस पावर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका आता है जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया एंड बुल्गारिया, दैट इज बुल्गारिया, राइट. यहाँ पर जो आपकी ये कंट्रीज आती हैं, ठीक है, ये हार जाती हैं. स्पेशली जर्मनी, इटली, जापान आप देखोगे जो डोमिनेट कर रही थी स्टार्टिंग में, बाद में ये हार जाती हैं. किससे हार जाती हैं, अलाइड पावर्स है. अलाइड पावर्स में आपका कौन हो गया, यूएस, यूएसएसआर, यूके, चाइना, फ्रांस, ठीक. तो ये जो साइड है ये हारती है और ये जो आपकी साइड है ये जीत जाती है, ठीक है. लेकिन जब ये लोग जीत जाते हैं, ठीक है, ये जो कंट्रीज जीत जाती हैं, तो इसी में से दो ग्रुप्स आपसे निकल आएंगे, ठीक है. जो दो ग्रुप आपके निकलेंगे, वन इज़ यूएसए एंड अनदर वन इज़ यूएसएसआर, ठीक. और अगर आप थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाओगे, लाइक अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार अगर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है. जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है 1914 से 1918 तक, ठीक है. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है आपका, तो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है दैट इज़ लीग ऑफ नेशन. कब बनता है, 1919, ठीक है. आपका क्या बनता है, दैट इज़ लीग ऑफ नेशन. कब बनेगा, 1919. आपका यहाँ पर बनता है क्या, लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन बना क्यों, लीग ऑफ नेशन इसलिए बना कि कोई सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो. लीग ऑफ नेशन आपका इसलिए बना था कि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, बट क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं हुआ. ये जो टाइम पीरियड आपका दिया हुआ है 39 से लेकर 45, तो यहाँ पर आपका सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, राइट. दैट मीन्स लीग ऑफ नेशन इज़ अ फेलियर. और उसी के बाद आप देखते हो कि 39-45 जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन फेल हुआ. तो उसके बाद आपका 24 राइट 24 अक्टूबर 1945 में आपका क्या बनता है, यूएनओ. यूएनओ किस लिए बनता है कि अब कोई अगला थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, और शायद यूएनओ उस चीज़ में आपका सक्सेसफुल भी रहता है ना. यूएस जो आपका यूएनओ है वो आपका इस चीज़ में सक्सेसफुल भी रहता है कि कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होता. लेकिन ये जो दो पावर डोमिनेट करती हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर, अब कहीं ना कहीं ये दोनों ही चाहते हैं कि ये सुपर पावर के रूप में इनका डोमिनेंस ज़्यादा हो. इसी के साथ में आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं अब आपस में कन्फ्लिक्ट होने लगता है, ठीक है. पहले इनको इनसे लड़ाई होती है, ये सारे मिलकर इनसे लड़ते हैं और उसके बाद आपस में ही लड़ने लगते हैं. बाहुबली वाला कंसेप्ट याद होगा, है ना. पहले वो बाहर के लोगों से लड़ते हैं, आपस में आपस में ही दोनों भाई लड़ते हैं, ठीक. नाउ व्हाट इज़ द कोल्ड वार, ठीक. ऐसे नहीं कि कोई वॉर हो गया, एक इट इज़ अ काइंड ऑफ एक सिचुएशन, एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है ना. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम दैट व्हाट इज़ द कोल्ड वार.
The Cold War stands for the competition, tension and confrontation between the United States and Soviet Union. किस किस के बीच में? यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में एक कंपटीशन है कि कौन सुपर पावर है. सम नेशन सपोर्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर बैक द सोवियत यूनियन. दैट मीन्स जो पूरा वर्ल्ड है वो दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है. एक साइड यूएसए जो फॉलो करता है किसको? कैपिटलिज्म को. दूसरी साइड आपका होता है क्या? यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जो सपोर्ट करता है किसको? कम्युनिज्म को. राइट. Some nations supported the United States and other backed the Soviet Union. The Cold War didn't turn into a hot war. ये जो कोल्ड वार था देखो क्या डिफरेंस है. कोल्ड वार इज लाइक अ सिचुएशन बनी हुई है कि हाँ ठीक है वॉर हो सकता है, एक आइडियोलॉजी वाली टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, बट वॉर होता नहीं है. लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? हॉट वार की, तो मतलब हाँ एक्चुअली में सिचुएशन क्रिएट हो गई है और अब वॉर हो गया है. जिसकी किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हॉट वार की, कि हाँ ठीक है सिचुएशन हो गई. नाउ इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट. आ गया ना? क्या है ये आपका? आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर. द बेस्ट वेस्टर्न ब्लॉक यानी कि यूएसए कैपिटलिस्ट ब्लॉक्स दे वर हेडेड बाय द यूएसए. दैट मीन्स यूएसए क्या सपोर्ट कर रहा है? कैपिटलिज्म. दे स्टूड फॉर लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म. किसको सपोर्ट कर रहा है आपका? लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म. जबकि अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में अगर बात करूं ईस्टर्न ब्लॉक की, ईस्टर्न ब्लॉक, राइट, यहाँ पर कौन है आपका? कम्युनिस्ट ब्लॉक हेडेड बाय सोवियत यूनियन या और यूएसएसआर. ठीक है. दे वर कमिटेड टू सोशलिज्म. अगर मैं बात करूँ यूएसएसआर किसको सपोर्ट कर रहा है? सोशलिज्म और कम्युनिज्म को. ठीक है. नाउ ध्यान देना आगे. द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स. Both the Soviet Union and the USA were eager to establish their individual superiority in different parts of the world. वही कंसेप्ट, लड़ाई इस बात की थी कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सुपर पावर होगा. ठीक है. द वर्ल्ड टर्न इनटू टू पोलर ब्लॉक्स. वन साइड यूएसए, अदर साइड इज यूएसएसआर. अ स्टेट वाज सपोज टू रिमेन टाइट to its protective superpower to limit the influence of the other superpower or its allies. Right. कि अब आप देखोगे जब पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज हैं जो यूएसए को ज्वाइन कर रही हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर को ज्वाइन कर रही हैं. ठीक है. आगे देखोगे आप कुछ कंट्रीज ऐसे भी निकलेंगी जो किसी को ज्वाइन नहीं करेंगी, लाइक नेम बनाएंगे वो एक अपना अलग ग्रुप, उसके बारे में भी बात करेंगे. स्मॉलर कंट्रीज वर एश्योर्ड ऑफ प्रोटेक्शन. अगर आप किसी सुपर पावर के साथ हो तो कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड भी हो ना, कि हाँ ठीक है अपना आप उसके साथ उसके ग्रुप में शामिल हो गए. दे गॉट इनफ. देखो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर मैं किसी ग्रुप में शामिल हो गया, राइट, दे गॉट इनफ एंड मोर वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड. आपको फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड हो रही है, आपको वेपन्स भी मिल रहे हैं. ठीक है. आपकी सेफ्टी यहाँ पर देखने को मिलती है. राइट. नाउ जब वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए दोनों साइड कोई ना कोई ग्रुप बना रहे हैं अपना. ठीक है. सबसे पहले बात करता हूँ मैं किसकी? यूएसए की. इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ठीक है. आगे भी इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है. यूएसए आपका क्या बनाता है? मिलिट्री ग्रुप लाइक नाटो. क्या बनाता है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. क्या बना रहा है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. कब बना? 1949. आपका ये जो आपका नाटो है कब बनता है? दैट इज 1949. तो ये आपको याद रखना है कि नाटो कब बना, नाटो की फुल फॉर्म और नाटो कब बना, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मत भूलना. ठीक है. अगर मैं बात करूं जब ये बना तब इसके कितने मेंबर हैं? इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स मेंबर्स थे. लेकिन अगर मैं बात करूं करंट में यहाँ पर आपको देखने को जो मिलते हैं जो मेंबर्स हैं दैट इज 32. राइट. तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है. These states are obliged to help each other. मतलब ये माना गया कि अगर किसी भी एक कंट्री पर अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि आपने हर किसी कंट्री पर अटैक करा है और वो सारे ही मिलकर आपके ऊपर अटैक करेंगे. ठीक है. एक ग्रुप इन्होंने क्या बनाया? सबसे पहला नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. जो आपका अदर ग्रुप है दैट इज सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, विच वॉज ऑल्सो फाउंड बाय यूएसए. इट वॉज एन अनदर अलायंस बिल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट. कब बना? 1954. राइट. दूसरा जो अलायंस कब बना आपका? 1954. थर्ड सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेम टाइम पर मिलिट्री अलायंस विद मिडिल ईस्ट. ठीक है. अच्छा, अब क्या यूएसएसआर चुप बैठेगा? नहीं. उसको काउंटर करने के लिए ये लोग बनाते हैं आपका क्या? वार्सा पैक्ट. ये लोग क्या बना रहे हैं? आपका वार्सा पैक्ट. कब बना? 1955. टू काउंटर नाटो. द सोवियत यूनियन एंड चाइना मेड अलायंसेज विद नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक टू काउंटर सीटो एंड सेंटो.
राइट। इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए वार्सो पैक्ट बनाते हैं ये लोग। स्मॉलर स्टेट ज्वाइन इन पावर ब्लॉक्स टू गेट प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड। इन सबको पाने के लिए कहीं ना कहीं जो मिलिट्री ग्रुप हैं, कोई यूएसए की साइड जा रहा है और कोई यूएसएसआर की साइड जा रहा है, ठीक है। इन सब के बीच में एक हमारे को क्राइसिस भी देखने को मिलता है कि ठीक है, लोगों सबको लगता है कि नहीं वार वाली सिचुएशन हो सकती है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन बन जाती है। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस विच हैपेंड इन 1962, ये आपको थोड़ा सा बस एक इंट्रोडक्शन जानने की जरूरत है, समझना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा इज अ स्मॉल आइलैंड लाइंग नियर द अमेरिकन कोस्ट, ठीक है। अमेरिका के पास एक ये आइलैंड था क्या, क्यूबा। क्यूबा वाज एन अलाइन ऑफ द सोवियत यूनियन, लेकिन क्यूबा किसके ग्रुप में शामिल हो गया था, सोवियत यूनियन के, एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। निकिता क्रुश्चेव द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन वांटेड टू टर्न क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। लेकिन जो निकिता क्रुश्चेव है ये क्या चाहते हैं कि इसको एक मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं, ठीक है। एंड इन 1962 ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। अब देखो यहाँ से होती है टेंशन, इन्होंने क्या करा, मिसाइलें तैनात कर दी, कहाँ पर, क्यूबा में। किसकी तरफ फेस करके, यूएसए की तरफ। इट प्लेस द यूएस अंडर द थ्रेट ऑफ फायर फ्रॉम क्लोज रेंज। अब यूएसए को खतरा हो गया ना कि भाई हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। जॉन एफ कैनेडी ऑर्डर्ड, अब काउंटर अमेरिका तो करेगा, अमेरिका भी काउंटर करेगा ना। जॉन एफ कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप टू इंटरसेप्ट एंड एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी तरफ कोई भी अगर ऐसा कोई शिप वगैरह आ रहा हो, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप हेडिंग टू क्यूबा, ठीक है। मतलब अब दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, अ क्लैश बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएस वाज इमिनेंट। पीपल of the world knew that any war between these superpower would affect the entire world, and कोई भी अभी एक ऐसी वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन से जो अभी हम निकल के आए थे फिर से दो, तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उस कंडीशन में नहीं है कि कोई एक ऐसा बड़ा वॉर हो, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं चाहता, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। इसको क्या बोला गया, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ध्यान रखना कब हुआ, 1962, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर इन गेनिंग एक्सेस टू। जो छोटी कंट्रीज है उनको बड़ी कंट्रीज से कैसे, सुपर पावर से कैसे फ़ायदा हो रहा है, लाइक विटल रिसोर्स लाइक ऑयल एंड मिनरल्स। इनको ऑयल्स एंड मिनरल्स जैसी फैसिलिटीज़ जो हेल्प है वो प्रोवाइड हो रही है, राइट। द सुपर पावर बिल्ड देयर मिलिट्री। दूसरी साइड जो सुपर पावर्स है उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, वो अपने मिलिट्री कैंप बना पा रहे हैं, राइट। देयर मिलिट्री सेंटर्स इन स्मॉल कंट्रीज वेयर फ्रॉम दे कुड लॉन्च देयर वेपन्स। आपको एक मिलिट्री सेंटर मिल रहा है, ठीक है, जहाँ से आप अपने वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड से एक दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो उनको सेफ्टी भी चाहिए, तो वो उनके फेवर में जा रही हैं। स्पाई वर्क ऑन देयर एनिमीज, आप जासूसी करवा सकते हो। इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस, जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनको मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए सपोर्ट भी मिल रहा है, राइट। एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, इट रेफर्स टू दोज एरिनाज वेयर क्राइसिस एंड वॉर्स अक्योर्ड ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर बिटवीन द अलायंसेस। देखो कौन कौन से इश्यूज हमारे को देखने को मिलते हैं, लाइक सबसे पहला क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 मैंने बताया, कन्फ्रंटेशन इन कोरिया 1950-53 के बीच, बर्लिन वॉल। ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बर्लिन वॉल को कहीं ना कहीं सिंबल भी माना जाता है, ठीक है। 1989 में जब ये बर्लिन की वॉल टूट जाएगी तो कंसिडर करा जाएगा कि ठीक है, हाँ अब ऑफिशियली एक चीज़ मानी जाती है कि हाँ कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, ठीक है। प्लस कोंगो वाला इशू अर्ली 1960s जो देखने को मिलता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज क्राइसिस एंड वॉर्स डिडंट लीड टू एनी अनदर वर्ल्ड वार। लेकिन हाँ, हालांकि इन सब इश्यूज़ के बावजूद कोई भी वर्ल्ड वार हमारे को देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद देखोगे कुछ ट्रीटीज़ भी होती हैं यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कि ठीक है, जो इश्यूज़ हैं, ये जो हमने इतने सारे हथियार बनाए इनको कैसे कंट्रोल करा जाए, इन सब से रिलेटेड। द सुपर पावर्स as time passed decided to collaborate in limiting both nuclear and non nuclear weapons, ठीक है। अब उनको कंट्रोल करना है उनके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जितने भी ट्रीटीज़ हैं ना किसके फेवर में जाती हैं, सुपर पावर्स के फेवर में, ठीक। लाइक अभी इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो सबसे पहली है दैट इज़ LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, राइट। क्या है आपका, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक। सबसे पहला सवाल उठता है ये ट्रीटी है क्या, और दूसरा सवाल कब साइन हुई। अगर मैं बात करूँ लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी आपकी साइन होती है 1963,
कब साइन होती है? 1963। अच्छा, तो अब इस ट्रीटी में था क्या, उसके बारे में बात करते हैं। राइट, कब साइन होती है आपका? 1963। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब ये ट्रीटी है क्या? इस ट्रीटी में क्या बोला गया था कि आप एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस, अंडर वाटर, राइट, यहाँ पर इन्होंने न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट को बैन कर दिया था। कहाँ कहाँ? एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर, दैट यू कैन नॉट डू न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, और इस ट्रीटी को साइन करने वाला कौन कौन है? यूएसए, यूके एंड यूएसएसआर। कब साइन करी गई? ये आपकी साइन करी गई है 1963। ठीक है, 5 अगस्त 1963 में आपकी ये ट्रीटी साइन होती है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें बोला गया है कि आप एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, इन सब पर मना हो गया। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ अगर जो मज़ेदार है, नोटिस करने वाली है, यहाँ पर इन्होंने अंडरग्राउंड को मना नहीं करा है, और इसीलिए आप देखते हो कि 1974 में जब इंडिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट करती है, कहाँ करती है? अंडरग्राउंड, है ना। ओके, सेकेंड इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, दैट इज ऑल्सो नोन एज एनपीटी। इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि आपकी साइन होती है कब? 1968। ये कब आपकी साइन होती है? 1968। कहीं ना कहीं इस ट्रीटी के अंदर जो 5 न्यूक्लियर पावर है वही न्यूक्लियर वेपन्स रख सकती हैं, बाकियों को उस चीज़ से रोके जाने की कोशिश करी गई, और इसलिए इंडिया इसको साइन करने से मना कर देता है। नहीं जी, हम नहीं करेंगे आपकी ट्रीटी साइन, ये बायस्ड है। राइट, क्लियर। नाउ, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ठीक है, तो इस ट्रीटी का अगर बात करूं मैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है, तो इस तरह के वेपन्स को यूज़ करने के लिए ये रोक लगा दें कि ठीक है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी की अगर बात करूं मैं, ये ट्रीटी आपका साइन होती है 1972। राइट, 1972 में साइन होती है। आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट है ये किस किस के बीच? यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच। ठीक है, तो ये कुछ ट्रीटीज थी जो साइन करते हैं ये बाद में। नाउ, चैलेंज टू बाइपोलरिटी, मैंने आपको पहले बताया कि जो पूरा वर्ल्ड है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक साइड आपका यूएसए, दूसरी साइड आपका क्या? यूएसएसआर। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक जो नया ग्रुप निकलता है, दैट इज नेम नॉन अलाइन मूवमेंट, कि ना ही हम यूएसए का पार्ट बनेंगे, ना ही हम यूएसएसआर का पार्ट बनेंगे। आपकी साइन होती है 1961। कब बनता है आपका नेम? 1961। कहाँ? बेलग्रेड। नाउ आते हैं थोड़ा सा। द कोल्ड वॉर डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 2 राइवल अलायंस। नेम ऑफर्ड द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज अ थर्ड ऑप्शन, कि कोई कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, कोई कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है। ये एक ऑप्शन देता है कि नहीं, ना ही हम यूएसए की तरफ जाएंगे, ना यूएसएसआर की तरफ आएंगे। एक थर्ड ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे, नॉट टू ज्वाइन इधर अलायंसेस। द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन अफ्रीकन कंट्रीज फॉर्म अ थर्ड ब्लॉक known as name non-aligned movement. These countries are known as the third world countries. The roots of name went back to the friendship between 3 leaders. कौन कौन से होंगे? लीडर्स का नाम ध्यान रखना है। That was जोसेफ ब्रोज टीटो फर्स्ट। ठीक है, कहाँ के हैं? यूगोस्लाविया। जवाहरलाल नेहरू कहाँ से? इंडिया से। गेमल अब्दुल नासिर कहाँ से? इजिप्ट। राइट, इसके अलावा सुकार्नो एंड क्वेम नुक्रुमा स्ट्रांगली सपोर्टेड देम। ठीक है, तो जो मेनली 5 लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं इनको एक बेस माना जाता है कि इन्होंने एक नेम को बनाया। दे केम टू बी नोन एज 5 फाउंडर्स ऑफ नेम। द फर्स्ट समिट वॉज हेल्ड इन 1961 बेलग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में? नेम के बारे में। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट वॉज रिजल्टेड ऑफ 3 फैक्टर्स। लाइक, क्यों बना? कॉपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज, ग्रोइंग टेंशन ऑफ द कोल्ड वार, उसकी वजह से बना। टेंशन बढ़ती जा रही है ना, कि 2 ग्रुप है, कभी भी लड़ाई वाली सिचुएशन हो सकती है इनको, कि पूरे वर्ल्ड में लड़ाई ना हो, उसके लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। प्लस द एंट्री ऑफ न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ अफ्रीका इन द न्यू इंटरनेशनल एरिना। नेम कैन नॉट बी कंसिडर न्यूट्रलिटी, बिकॉज न्यूट्रलिटी मीन्स स्टेइंग आउट ऑफ पावर। न्यूट्रल कंट्रीज डोंट हेल्प इन एंडिंग अ वार। ये बोला जा रहा है कि ठीक है, इन्होंने कहीं हेल्प नहीं करी, बट नॉन अलाइड कंट्रीज वर्क टू प्रिवेंट वार बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड वार्स दैट हैड ब्रोकन आउट। कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, हम चीज़ों को लिमिट करें। ठीक है,
उसके बाद जो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है दैट वाज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. The challenge of the non-aligned countries was to be more developed economically and to lift their people out of poverty. न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर मेन चीज़ क्या है, आपको पॉवर्टी से बाहर आना है, ठीक है, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है. द मेजॉरिटी ऑफ नॉन अलाइड कंट्रीज वर कैटेगराइज्ड एज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज विटर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज. मेन टारगेट है ना आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना. इट फोर्स देम टू डिपेंड ऑन दी रिचर कंट्रीज. कहीं ना कहीं रिचर कंट्रीज पर डिपेंडेंट है. अब बात करें अगर हम इंडिया और कोल्ड वार में इंडिया का क्या रोल है. एज अ लीडर ऑफ नेम, इंडिया रिस्पॉन्स टू द कोल्ड वार वाज टू फोल्ड. केप्ट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सुपर पावर्स. ना ही हम इंडिया का पार्ट बनते हैं, ठीक है, सॉरी माय बैड, ना ही हम यूएसए का पार्ट बनते हैं, ना ही हम यूएसएसआर का पार्ट बनते हैं, राइट. रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जॉइनिंग ईदर ऑफ द पावर ब्लॉक्स, राइट. इसके अगेंस्ट में आते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम यूएसए का पार्ट बने, यूएसएसआर की साइड जाने, राइट. India's policy was neither negative nor passive in the nature. India tried to reduce the differences between the superpowers. ठीक है, हम कोशिश करें कि लड़ाई ना हो. प्लस देखो, हमने नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया, इसका मतलब ये नहीं था कि नहीं हम बिल्कुल अलग हुए, नहीं. द पॉइंट इज, हमको लगता है कि अगर ठीक है यूएसए सही है तो हम यूएसए को सपोर्ट करेंगे, हमको लगता है यूएसएसआर सही है तो हम यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे, है ना. ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे कहने पर चलेंगे. इट वॉज नॉट लाइक दैट. ठीक है, हमको दोनों से एड मिल रहा है, हम दोनों से एड लेंगे और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे. नाउ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंडियाज पॉलिसी ऑफ नेम. हैविंग क्रिटिसाइज others for joining alliances, India signed the Treaty of Friendship with USSR in 1971. क्रिटिसाइज क्यों करा जा रहा है कि हमने 20 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, 1971. ये वही टाइम पीरियड है जहाँ पर हमारे को लिबरेशन वॉर देखने को मिलता है, ठीक है. हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर होती है, कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब थी और हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी चाहिए था. तो क्रिटिसाइज भले ही करा जा रहा है लेकिन हमने तो अपनी साइड से ठीक करा था ना, टिल्ट भी था हमारा थोड़ा यूएसएसआर की तरफ. इंडियाज नेम वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. India often refused to take a bold step on crucial international issues. और ये भी ब्लेम करा जा रहा है कि ठीक है इस चीज़ को हम लोगों ने इंटरनेशनल इशूज़ पर हमने ज़्यादा बात नहीं करी. लेकिन क्या नेम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इसकी इंपॉर्टेंस है, सवाल उठता ही है. विद डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर कब डिसइंटीग्रेट हो गया आपका, 1991 में आपका देखोगे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और यहीं से आपका कंसेप्ट आता है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है. With the disintegration of USSR and the end of the Cold War, the policy of name became irrelevant. बोला जा रहा है कि ठीक है अब तो कोल्ड वार ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो रेलिवेंस है किसका, नेम का, वो भी खत्म हो जाता है. नेम seems to have lost much of its political relevance, but on the economic front, name relevance is very much on the increase. ठीक है पॉलिटिकल रिलेवेंस खत्म हो रहा है लेकिन इकोनॉमिक रूप से अभी भी ये चीज़ कि इसकी वैल्यू बनी हुई है. नॉन अलाइंड कंट्रीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टैकलिंग ऑफ मेजर इशूज लाइक रेसिज्म, वर्ल्ड टेररिज्म, वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एट्सेट्रा. इन सब चीज़ों पर भी नेम कहीं ना कहीं ध्यान दे रहा है, तो इस चीज़ की वैल्यू अभी भी बनी हुई है. तो ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है, ये एक पूरा बैकग्राउंड तैयार करता है कि ठीक है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. मेन अगर देखोगे जो हमारा पूरा चैप्टर था, हमने जब बात करी इसमें, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में आने से पहले बाइपोलैरिटी किस किस के बीच में, आपको वो समझना होगा, है ना, कि एक साइड आपका यूएसए है, दूसरी साइड आपका यूएसएसआर है. यूएसए सपोर्ट कर रहा है कैपिटलिज्म को, यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा है कम्युनिज्म को. पूरा वर्ल्ड ज्वाइन करता है दो ग्रुप्स को, ठीक है. तो इन दो ग्रुप्स के बाद जब लोगों को एक थर्ड ऑप्शन चाहिए होता है तो आपका नेम आता है, नॉन अलाइन मूवमेंट. यूएसए जो है वो मिलिट्री ग्रुप बनाएगा आपका, नाटो, सेटो, सैंटो, तो उसको काउंटर करने के लिए जो यूएसएसआर है वो आपका वॉर्स पैक्ट बनाता है 1955 में. फिर हमारे को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस भी देखने को मिलता है जो कि 1962 में हुआ था, राइट. कोल्ड वार की क्या क्या टेंशन थी वो बताया. आर्म्स कंट्रोल दोनों के बीच में साइन होता है ट्रीटी, इतने सारे जब आप आर्म्स डेवलप कर रहे हो. लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी हो गई जैसे, जो कि आपकी साइन होती है 1963 में, या फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो कि 1968 में साइन हुई, राइट. एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो 1972 में साइन हुई, ठीक है. चैलेंजेस ऑफ बाइपोलैरिटी को कौन करता है चैलेंज, दैट इज नेम, 1961 बेलग्रेड, राइट. इसके बारे में हम लोगों ने बात करी. एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है आपको. इंडिया एंड द कोल्ड वार की अगर बात करूँ कि ठीक है हम लोग जो कोल्ड वार वाली सिचुएशन थी उस टाइम पर हम लोग नेम बनाते हैं और क्रिटिसिज्म करा जाता है इंडिया का थोड़ा.
और बोला जाता है कि क्या अभी भी जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है उसका रेलेवेंस है या नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर हम लोगों ने फिर एंड में बात करी। तो ये एक बैकग्राउंड था। अब 1991 तक जैसे हम आ गए राइट, यहाँ से फिर आपका जो स्टार्ट होता है कंसेप्ट एंड ऑफ बाइपोलरिटी, है ना। तो हम देखेंगे कि यूएसएसआर में ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि वो 15 पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है राइट। तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप समझ में आया हो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड अभी के लिए बाय बाय।